प्रिय विद्यार्थियों, सभी को सुप्रभात। मैं सुबुद्धि सिंह कसाना, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, SRP गवर्नमेंट PG कॉलेज बांदीकुई। आज हम जापान की न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे। जापान की न्यायपालिका की विशेषताएं जानेंगे। मेiji युग के अंतर्गत जापान में न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं थी, वरना वह सामान्य प्रशासन का एक अभिन्न अंग थी। न्यायपालिका की शक्ति पर अनेक सीमाएं लगी हुई थी। न्यायिक प्रशासन न्याय मंत्रालय का अधीन था। इसके अतिरिक्त विधि के शासन, विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत का पूर्ण अभाव था। न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने या सरकार और नागरिकों के बीच उठने वाले विवादों के निर्णय करने का कोई अधिकार नहीं था। संक्षेप में मेiji युग की न्याय व्यवस्था फ्रांसीसी और जर्मन विधि शास्त्र पर आधारित थी। उसमें एंग्लो सैक्सन विधि शास्त्र का कोई स्थान प्राप्त नहीं था। वर्तमान संविधान में न्याय व्यवस्था। जापान का जो वर्तमान संविधान, जिसको सोवा संविधान कहते हैं, जो 1947 से लागू हुआ, उस संविधान के अनुसार जापान की न्यायिक व्यवस्था की हम विशेषता जानेंगे। 1947 ईस्वी के सोवा संविधान द्वारा जापान में लोकतंत्रीय व्यवस्था का सूत्रपात किया गया। लोकतंत्रीय भावना के अनुरूप जापान में न्यायिक व्यवस्था में परिवर्तन किए गए और प्रजातंत्र को सुदृढ़ प्रदान करने के लिए न्यायालय के ऊपर से जो न्याय मंत्रालय के प्रभुत्व को समाप्त किया गया और एक स्वतंत्र और एक निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की गई। जापान की न्याय प्रणाली की विशेषता देखते हैं। वर्तमान जो जापान की न्याय प्रणाली है, उसकी पहली विशेषता सेपरेशन ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की पृथकता। मेजी संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका शासन की एक स्वतंत्र शाखा होने के स्थान पर कार्यपालिका का अंग मात्र थी और नवीन संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका को व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के नियंत्रण से मुक्त कर शासन की एक स्वतंत्र शाखा का रूप प्रदान किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार समस्त न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा ऐसे अधीनस्थ न्यायालय में निहित होंगी जो कानून द्वारा स्थापित किए गए हों। संविधान के इसी अनुच्छेद में स्पष्ट कर दिया गया कि किसी असाधारण न्यायालय की स्थापना नहीं की जाएगी और न ही कार्यपालिका के किसी अव्यय या एजेंसी को अंतिम न्यायिक शक्ति दी जाएगी। दूसरी विशेषता न्यायपालिका की स्वतंत्रता की गारंटी। वर्तमान संविधान के अंतर्गत न केवल शासन की पृथक शाखा के रूप में न्यायपालिका की स्थापना की गई है, वरना न्यायपालिका को स्वतंत्रता की गारंटी देकर ऐसी परिस्थितियों की व्यवस्था की गई है कि न्यायपालिका निष्पक्षता और निर्भयता के साथ कर्तव्यों का पालन कर सके। पुरानी न्याय व्यवस्था में न्याय मंत्रालय न्यायालय की कार्यप्रणाली के नियमों का निर्माण करके और न्यायाधीशों की नियुक्ति पदोन्नति करके न्याय व्यवस्था को प्रभावित करता रहता था मेजी संविधान के अंतर्गत। लेकिन अब न्याय मंत्रालय को इस शक्तियों से वंचित कर दिया गया। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कैबिनेट करती है, बाद में उस पर जनता की राय ली जाती है। अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीश कैबिनेट द्वारा उन व्यक्तियों की सूची में से नियुक्त किए जाते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तैयार की जाती है। संविधान में कहा गया है कि न्यायाधीश अपने अंतःकरण के अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र होंगे। अनुच्छेद 77 के अनुसार न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में नियम निर्माण की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। न्यायाधीशों को पद की सुरक्षा प्रदान की गई है और अनुच्छेद 78 के अनुसार सार्वजनिक महाभियोग के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से उन्हें पदच्युत नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों के लिए पर्याप्त वेतन और सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। उनके कार्यकाल में उनके वेतन भत्तों में कमी नहीं की जा सकती। इस प्रकार संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। तीसरी विशेषता विधि के शासन की स्थापना। नवीन संविधान के अंतर्गत एंग्लो सैक्सन न्याय प्रणाली को मूलभूत धारणा विधि के शासन रूल ऑफ लॉ को अपनाया गया है। जब जापान में सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान हैं, सभी के लिए एक ही प्रकार के कानून और एक ही प्रकार के न्यायालय, इस संबंध में व्यक्तियों के पद के आधार पर कोई अंतर नहीं किया गया है। जापान की न्याय प्रणाली की चौथी विशेषता न्यायिक व्यवस्था की एक रूपता।
नवीन संविधान के अंतर्गत देश की संपूर्ण न्यायिक सत्ता सर्वोच्च न्यायालय कानून द्वारा स्थापित अधीनस्थ न्यायालयों में निहित है। न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है और उसके अधीन उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय और 570 के आसपास प्रारंभिक न्यायालय है, जो ऊपर से नीचे तक एक श्रृंखला में आबद्ध है। पुराने प्रकार के स्थानीय न्यायालय व पुलिस न्यायालयों की तरह कि अब कोई न्यायालय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों पर सर्वोच्च न्यायालय को अधीक्षण और नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। पांचवी विशेषता, प्रशासकीय न्यायालयों का अभाव। मेजी संविधान के अंतर्गत जर्मनी, ऑस्ट्रिया आदि देशों की पद्धति पर प्रशासकीय न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जिनके द्वारा कर, लाइसेंस, सार्वजनिक व्यक्तिगत भूमियों के बीच सीमा संबंधी विवाद, पुलिस प्रशासन से संबंधित मामलों की जांच की जाती थी। प्रशासकीय न्यायालयों की स्थापना इस मान्यता के आधार पर थी कि साधारण न्यायालयों को प्रशासनिक क्रियाकलापों की जांच करने का अधिकार देने पर कार्यपालिका न्यायपालिका के अधीन हो जाएगी। परंतु अब प्रशासकीय न्यायालयों का अंत कर दिया गया। सभी प्रकार के विवादों के लिए एक ही प्रकार का न्यायालय है। छठी विशेषता, न्यायिक पुनरावलोकन, ज्यूडिशरी रिव्यू। संयुक्त राज्य अमेरिका का अनुकरण करते हुए जापान के नवीन संविधान में सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति से विभूषित किया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था के संविधान के अनुच्छेद 81 में की गई है। इसका तात्पर्य है कि सर्वोच्च न्यायालय को कानून की वैधानिकता की जांच की शक्ति प्राप्त है। यदि डाइट किसी ऐसे कानून का निर्माण करे या कैबिनेट कोई ऐसी आज्ञा जारी करे जो संविधान के प्रतिकूल हो, तो सर्वोच्च न्यायालय उसे अवैधानिक घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा में पर्याप्त वृद्धि हुई है। न्यायाधीशों की नियुक्ति का जनता द्वारा अनुसमर्थन। जापान की न्यायिक व्यवस्था की एक विचित्र बात है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पर जनता का अनुसमर्थन आवश्यक है। इस संबंध में जापान के संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति कैबिनेट द्वारा की जाएगी, परंतु इसके बाद प्रतिनिधि सदन के प्रथम आम चुनाव के अवसर पर तथा प्रति 10 वर्ष के बाद उनके बारे में जनता की राय ली जाती है। यदि बहुमत से किसी व्यक्ति की नियुक्ति को अस्वीकार कर दें तो उसे अपदस्थ करा दिया जाएगा। आठवीं विशेषता, न्यायिक व्यवस्था से नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी। मेजी संविधान के अंतर्गत न्याय व्यवस्था ऐसी थी, कार्यपालिका पदाधिकारियों के द्वारा मनमानी करते हुए नागरिक स्वतंत्रता को आघात पहुंचाया जाता था। लेकिन अब समस्त व्यवस्था नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने की दृष्टि से की गई है। पहले किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने के लिए पुलिस वारंट जारी कर सकती थी, किंतु अब किसी व्यक्ति को केवल तभी बंदी बनाया जा सकता है जबकि न्यायालय के द्वारा वारंट जारी किया गया हो। पहले मारपीट और सख्ती के आधार पर अभियुक्त से अपराध स्वीकार करा लिया जाता था, किंतु अब फौजदारी कानून संहिता में परिवर्तन करके मारपीट और सख्ती का अंत कर दिया गया। अब अभियुक्तों को अपनी रक्षा के सभी अवसर प्रदान कर दिए गए हैं। अभियुक्त को अपने विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वह गवाह से प्रश्न पूछ सकता है, उसे वकील करने की आज्ञा है। इन सभी बातों के आधार पर न्यायपालिका व्यक्तिगत और नागरिक स्वतंत्रता की रक्षक हो गई है। नवी विशेषता, खुली न्यायिक कार्रवाई, ओपन जुडिशरी प्रोसेडिंग। निष्पक्ष न्याय की दृष्टि से खुली न्यायिक कार्रवाई को उपयुक्त समझा जाता है। जापान के संविधान के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 82 में व्यवस्था की गई है कि मुकदमों की सुनवाई सार्वजनिक होगी, निर्णय खुलेआम दिए जाएंगे। जब न्यायालय सर्वसम्मति से निर्णय कर ले कि सर्वप्रचार सार्वजनिक शांति नैतिकता के लिए खतरनाक न हो तो सुनवाई गुप्त रूप से हो सकती है, किंतु राजनीतिक अपराधों, प्रेस संबंधी अपराधों, नागरिकों के अधिकारों से संबंधित मामलों पर सदा सार्वजनिक रूप से विचार होगा। घरेलू मामलों में तथा बच्चों के लिए विशेष न्यायालय है। जापान की न्याय व्यवस्था के अंतर्गत पारिवारिक मामलों और बच्चों के विवादों के लिए पृथक न्यायालय की स्थापना की गई है। उन्हें पारिवारिक न्यायालयों का नाम दिया गया है। इस तरह से जापान की न्यायपालिका की ये प्रमुख विशेषताएं थी। जापान की न्यायपालिका का संगठन देखते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जुडिशरी। जापान के अंतर्गत न्याय व्यवस्था की एक रूपता है जिसके अंतर्गत सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय है और इसके अधीन उच्च न्यायालय है, जिला न्यायालय है, कौटुंबिक न्यायालय है और फिर प्रारंभिक न्यायालय है। जैसे 8 उच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन 8 उच्च न्यायालय है,
49 जिला न्यायालय हैं, 49 कौटुंबिक न्यायालय हैं और 570 प्रारंभिक न्यायालय हैं। अब देखते हैं वहाँ के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार संविधान के रक्षण की शक्ति है उसे प्राप्त है, मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व उसके पास है, नियम निर्माण की शक्ति उसके पास है, न्यायिक पर्यवेक्षण और प्रशासन संबंधी शक्तियाँ सर्वोच्च न्यायालय के पास में निहित है। उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन भौगोलिक आधार पर 8 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई है। उच्च न्यायालयों को प्रारंभिक तथा अपीलीय दोनों प्रकार के अधिकार क्षेत्र प्राप्त है। प्रारंभिक क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत देशद्रोह और शासन के विरुद्ध षड्यंत्र के अपराधों से संबंधित विवाद आते हैं। ये न्यायालय अपने से निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील भी सुनता है। अधिकांशतः विवादों में न्यायालयों का निर्णय अंतिम होता है, किंतु संवैधानिक विवाद के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जिला न्यायालय। जापान में 49 जिला न्यायालय हैं, डिस्ट्रिक्ट न्यायालय हैं और प्रत्येक में एक जिला न्यायालय है, प्रत्येक जिले में। इस प्रकार 49 जिला न्यायालय हैं। इन न्यायालयों में भी न्यायाधीशों की संख्या भिन्न भिन्न है। गंभीर फौजदारी और बड़ी राशि से संबंधित दीवानी विवाद में इन्हें प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। इसके अतिरिक्त ये सार न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। साधारणतः मुकदमे में एक न्यायाधीश द्वारा और गंभीर मुकदमे 3 न्यायाधीशों द्वारा सुने जाते हैं। सार न्यायालय। ये न्यायालय नगरों और ग्रामों में स्थापित किए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक न्यायालय भी कहा जाता है। ये 5000 यन तक के दीवानी विवाद और छोटे फौजदारी विवाद सुनते हैं। पारिवारिक क्षेत्रीय न्यायालय। इस श्रेणी के न्यायालय जापान की न्याय व्यवस्था की अपनी विशेषता है। इस प्रकार का न्यायालय प्रत्येक जिले में एक है। इस प्रकार इनकी संख्या 49 है और ये न्यायालय तलाक, उत्तराधिकार, संपत्ति के बंटवारे, गोद, निर्वहन, धन आदि से संबंधित विवादों की सुनवाई करता है। एक जापान में के संविधान में जो न्यायिक व्यवस्था से संबंधित एक मुख्य पद है प्रोक्यूरेटर्स। इनकी नियुक्ति मंत्रिमंडल की राय से सम्राट करता है और ये न्यायालय मंत्रालय के अधीन रहते हुए अपने कार्य करते हैं। ये सरकारी वकील होते हैं और शासन की ओर से न्यायालय में मुकदमे प्रस्तुत करते हैं। सोवियत संघ के प्रोक्यूरेटर जनरल और प्रोक्यूरेटर के समान जापान के प्रोक्यूरेटर न्यायिक कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। तो ये एक न्यायिक व्यवस्था में प्रोक्यूरेटर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्या है? सरकारी वकील है और शासन की ओर से न्यायालय में मुकदमे प्रस्तुत करते हैं। लेकिन सोवियत संघ के प्रोक्यूरेटर जनरल और प्रोक्यूरेटर के समान जापान के प्रोक्यूरेटर न्यायिक कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। धन्यवाद।